सभी को नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक कुमार वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th का एक्सरसाइज 3 अफवाह। इससे पहले हम लोग क्लास 6, 7, 8 कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोगों को वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अफवाह। अफवाह तंत्र किसे कहते हैं? एक क्षेत्र का नदी तंत्र जिसमें मुख्य नदी व उसकी सहायक नदियाँ शामिल होती है, उसको क्या बोलते हैं? अफवाह तंत्र। यानी कि मान लीजिए क्या एक नदी है, इसमें से क्या छोटी छोटी नदियाँ आकर के मिल रही है, इसी को क्या पूरे को क्या बोलते हैं? अफवाह तंत्र बोला जाता है। ठीक। अफवाह द्रोणी क्या है? अफवाह द्रोणी एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे क्या अफवाह द्रोणी, यानी कि ये नदी है, ये इसमें छोटी छोटी नदियाँ आकर के मिल रही है, और जहाँ से आकर के मिल रही छोटी छोटी नदियाँ जो आकर के मिल रही है, जहाँ से जल आ रही है, उसको उस क्षेत्र को पूरे क्षेत्र को क्या बोलते हैं? अफवाह द्रोणी बोला जाता है। ठीक। विश्व का सबसे बड़ा अफवाह द्रोणी कौन सा है? अमेजन नदी। देखिए देखो ये क्या है? जल विभाजक। जल विभाजक क्या है? ये मान देखो नीचे हम लोग डायग्राम बनाए हुए हैं। ठीक है, दो धाराएं हैं, दो धाराएं और बीच की एक जो उठी हुई भूमि को क्या बोलते हैं? ये जल विभाजक बोलते हैं। जैसे क्या पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अफवाह द्रोणियों को अलग करती है, उसे जल विभाजक कहा जाता है। भारत में अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ना है। एक हिमालय के बारे में और एक प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालय नदियाँ में कौन कौन सी मुख्य नदी है? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्रा। प्रायद्वीपीय नदी में गोदावरी, कृष्णा, तापी, ये सब क्या है? ये प्रायद्वीपीय नदियाँ। इसके बारे में हम लोग पढ़ना है। इसमें देखिए कंपेरिजन कर देते हैं। ये हिमालय नदी क्या होती है? 12 मासी होती है, ये सालों भर बहती है। ये और प्रायद्वीपीय नदी क्या है? मौसमी नदी है, जिसे सिर्फ मौसम पर डिपेंड रहता है। जब बारिश होती है उस समय ये बहती है, बाकी गर्मियों के समय में क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। इसमें पानी जो है वो सूख जाती है। ये वर्षा के साथ साथ हिमनदों से जल को ग्रहण करती है। ये सिर्फ क्या वर्षा पर ही निर्भर रहता है। हिमालय नदियाँ अधिक लंबा रास्ता तय करती है। जाहिर सी बात है कि क्या एक तो ऊंची, मतलब कि ऊंची हिमालय से निकलती है, तो यानी कि ऊंचाई से निकलती है, तब क्या उसकी जो धारा मतलब कि तीव्रता रहेगा अधिक रहेगा, और उसमें जल की मात्रा भी अधिक रहता है। तो क्या लंबी दूरी तय करता है, और ये क्या छोटी दूरी तय करती है। ये सिर्फ बारिश की पानी पे ही निर्भर रहता है, इसलिए क्या छोटी सी दूरी तय करके भी खत्म हो जाता है। ये अधिक अपरदन करता है व डेल्टा का निर्माण करता है। जाहिर सी बात है क्या जब हिमालय से निकलता है तो ये क्या रफ्तार से निकलता है और काटते छाटते पहाड़ों को काटते छाटते आता है, तो क्या अपने साथ अपरदन करते हुए जाता है, और क्या करता है मुहाने पे डेल्टा का निर्माण करता है। जबकि ये क्या कम अपरदन व कुछ नदियों द्वारा डेल्टा का निर्माण होता है। कुछ नदी द्वारा डेल्टा का निर्माण होता है, बाकी क्या एस्चुरी का निर्माण करते हैं। उदाहरण में नर्मदा, तापी। अब देखो एस्चुरी क्या है? एस्चुरी हम लोग समझ लेते हैं। एस्चुरी क्या बोलते हैं? जहाँ पे समुद्र की पानी और नदी की पानी आकर के मिलती है, और समुद्र की पानी जो है वो पृथ्वी के यानी कि जो धरातल को काट करके आगे जो बढ़ा हुआ रहता है, जैसे क्या एक जैसे कच्छ की ये कच्छ की खाड़ी, यहाँ पे कच्छ की खाड़ी, तो यहाँ पे ये क्या है? एस्चुरी, यानी कि समुद्र की पानी क्या है अंदर तक, यानी कि काट करके अंदर तक, यहाँ पे क्या है? एस्चुरी का निर्माण होता है, इसी को एस्चुरी बोला जाता है। अगर जो नहीं समझा होगा तो गूगल में जाकर के टाइप करना एस्चुरी का क्या, एस्चुरी किसे कहते हैं, या फिर यूट्यूब कर लेना, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। लेकिन हाँ, सारा चीज़ क्लियर होना अनिवार्य है। देखो स्थलाकृतियाँ ये क्या गौर्ज बनाती है? गौर्ज भी आकार की घाटी, विसर्प, गोखुर झील। अब गोखुर झील क्या है? देखो ये समझ लेते हैं गोखुर झील क्या है। जैसे ये नदी आ रही है, बह रही है नदी बह रही है, तब ये अपने साथ गाद भी ले आती है। तो गाद जब ले आती है तो यहाँ मान लीजिए क्या ये निक्षेप करने लगी। जब निक्षेप करने लगी तो क्या इस तरफ यहाँ से आकर के जिसे निक्षेप करेगी, तब ये फिर ये रास्ता बदल लेगी। तो यहाँ पे एक झील टाइप का निर्माण हो गया जो कि गाय की खुर की तरह होता है, उसी को क्या बोलते हैं? गोखुर झील। ठीक। इसका असल कृत्य कैसा होती है? जलप्रपात अधिकांश नदियाँ पश्चिमी घाट से बंगाल की खाड़ी की तरफ आती है। ये क्या है? ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ जाकर के मिलती है, गिरती है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। देखो ये मैप, हम लोग मैप ये हमने मैप लगा करके यहाँ पे डाल दिया है मैप। ये होमवर्क आ गया कि इस सारी नदियाँ की कहाँ से निकलती है और कहाँ जा कर के मिलती है, और किस नदी मतलब कि गंगा की दाहिने तरफ से कौन कौन सी नदियाँ आकर के मिलती है, बाएं की तरफ से कौन कौन सी नदियाँ आकर के मिलती है। ये होमवर्क हो गया, ये करना है। अगर सफल होना है तो ये करना ही पड़ेगा। जितना आपको बोला जाता है उतना आप लोग किया करो। जैसे हम लोग देखते हैं क्या सिंधु नदी कहाँ? मानसरोवर झील से निकलती है, और ये लेह लद्दाख से होकर के जाते हुए और ये पाकिस्तान में मिल जाती है। इसके उत्तर में कौन सा पर्वत है? काराकोरम है। सबसे ऊपर में काराकोरम है, उसके बाद फिर लद्दाख है, और ये जास्कर रेंज, ये लद्दाख रेंज, यहाँ पे क्या है? काराकोरम रेंज। तो ये पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है पीछे पूछा भी गया है क्या सिंधु नदी की
सिंधु नदी किन दो पहाड़ के बीच में बहती है, किन दो पर्वतों के बीच में बहती है? तो क्या लद्दाख और जास्कर हो जाएगा। और दूसरी कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इसकी सहायक नदियाँ में दाहिनी तरफ से आकर के मिलने वाली कौन कौन सी सहायक नदियाँ, ये सब होमवर्क आ गया। और बाएं की तरफ से आकर के मिलने वाली कौन कौन सी नदियाँ, देखो। और ये सब जितनी भी छोटी छोटी नदियाँ हैं जो सिंधु की सहायक नदियाँ, रावी, चेनाब, ब्यास, सतलज, ये सब क्या है, सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। और कहाँ से निकलती है, ये मैपिंग किया करो। ये मैपिंग करने में बड़ा मज़ा आता है, एक बार इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट जगा लो, बड़ा मज़ा आएगा। ये सब क्या करो, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे उत्तर से दक्षिण की तरफ दे देगा, उत्तर से दक्षिण 4-5 नदी दे देगा, 4 नदी दे देगा, सिंधु, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी। और इसको बोलेगा क्या, उत्तर से दक्षिण में इसे क्रमबद्ध कीजिए या फिर दक्षिण से उत्तर में इसे क्रमबद्ध करो। तो ये पता होना चाहिए। जब तक नहीं करोगे खुद से, दूसरा कोई नहीं करवा सकता। ये सब खुद करना है। एटलस लेना, उसमें देखना कि कहाँ से कौन कौन सी नदियाँ निकल रही है, और कौन कौन सी नदियाँ जो सिंधु में है, सिंधु की सहायक नदियाँ, वो दाहिने तरफ जाकर के मिल रही है या बाएं तरफ से आकर के मिल रही है, और कहाँ जाकर के मिल रही है, ये खुद से करना। देखो, और दूसरी क्या है, ये एक ब्रह्मपुत्र क्या है, ब्रह्मपुत्र भी कहाँ से निकलता है, मानसरोवर से निकलता है। मानसरोवर से, जो तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, और नामचा बर्मा पर्वत के पास आकर के यू टर्न लेते हुए क्या, कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है, जहाँ दिहांग नाम से जाना जाता है। उसके बाद फिर ये असम में आता है, असम में ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। उसके बाद फिर मेघालय होते हुए फिर बांग्लादेश में प्रवेश करता है, और बांग्लादेश में फिर गंगा आकर के मिलती है। उसके बाद फिर यहाँ पे बराक नदियाँ आकर के मिलती है, और यहाँ पे पहले पद्मा नाम से जाना जाता है। उसके बाद फिर जो बराक नदियाँ मणिपुर में बराक नदी के नाम से जानी जाती है, और बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो वो मेघना के नाम से जानी जाती है। और जब तीनों आपस में मिल जाती है तो मेघना के नाम से ही जानी जाती है। और क्या, ये गिरती है बे ऑफ बंगाल में। अब यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में मिलने से पहले क्या, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करता है। तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करता है एक चीज़ और, सुंदरबन डेल्टा को सुंदरबन नाम क्यों पड़ा, क्योंकि वहाँ पे क्या, सुंदरी नामक पेड़ बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए उसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है, ये किस लिए प्रसिद्ध है, सबसे बड़ी डेल्टा, सबसे बड़ी नदी द्वीप जो है कहाँ, ये नदी डेल्टा कहाँ बनता है, सुंदरबन डेल्टा है। और यहाँ पे क्या है, बहुत अधिक मात्रा में बाघ हो, यानी कि बंगाल टाइगर पाया जाता है। ठीक, इसलिए इसकी ये खासियत है। दूसरी चीज़ क्या क्या है, देखो यहाँ पे देखते हैं गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगा दो शाखाओं से आकर के मिलती है, मेघना बोले, हाँ, अलकनंदा और भागीरथी आकर के मिलती है देवप्रयाग में। और देवप्रयाग से फिर चलते हुए कहाँ आती है, आगे की तरफ बढ़ती है, और इलाहाबाद में आकर के यमुना नदी मिलती है। उसके बाद फिर घघरा, गंडक, कोसी, ये सब आकर के मिलती है। और सबसे पश्चिम से यमुना नदी मिलती है, और पटना के पास, यानी कि पटना और आरा के बीच में सोन नदी मिलती है। और फिर ये कहाँ जाती है, आगे बढ़ती है, और फरक्का बैराज के पास ये क्या हो जाती है, विभाजन हो जाती है। फरक्का बैराज के पास एक शाखा चला जाता है बांग्लादेश, और दूसरी शाखा पश्चिम बंगाल जाता है, जो कि हुगली के नाम से जाना जाता है। और ये जो बांग्लादेश जाता है वो क्या, पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक, इतना हम बता दिए। ये बाकी खुद करना है, ये मैपिंग खुद करना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, साथ साथ में मैप ये एटलस रखना है और देखना है। देखो, कोसी नदी, एक क्वेश्चन ये देखो, कोसी नदी कहाँ पे आकर के मिलती है, ये हाजीपुर की, पटना से कुछ दूर पे हाजीपुर है, और वहाँ से वहीं के आसपास एक कुर्सेला नामक जगह है, कुर्सेला में आकर के कोसी नदी मिलती है। ठीक, और कोसी क्या है, ये बिहार का शोक बोला जाता है। क्यों को बिहार का शोक बोला जाता है। और दूसरी क्वेश्चन ये है कि ब्रह्मपुत्र और कोसी जो है अधिक बाढ़ क्यों, इसमें अधिक बाढ़ क्यों आती है। तो ये क्या, इसकी थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि कोसी जो है क्या निकलती है, आती है कहाँ से, नेपाल से आती है। और नेपाल से आती है तो वो क्या है, अधिक ऊंचाई पे, यानी कि हिमालय से निकलती है, तो ये अधिक ढलान में, तो ये अपने साथ गाद, बहुत अधिक मात्रा में गाद ले आता है। तो गाद, जैसे कि क्या है, ये नदी है, अपने साथ गाद ले आता है, और गाद को कहीं पे निक्षेपण कर देता है। तो निक्षेपण कर देता है तो ये क्या, अवरोधक बन गया। तो अवरोधक बन गया तो क्या, ये दूसरे स्थान से ये जाने लगेगा। तो ये क्या, अधिक मात्रा में ये बाढ़ को उत्पन्न करता है, बाढ़ पैदा करता है। और दूसरी यही रीजन क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट में जीएस पेपर थर्ड में से पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है कि इसका क्या रीज़न है, इसका सोल्यूशन क्या है। तो इसका सोल्यूशन भी हम लोग बता देंगे, आगे इसके बारे में पढ़ेंगे और डिटेल में। देखो, ब्रह्मपुत्र भी क्या है, ब्रह्मपुत्र भी कहाँ से आती है, ये आती है मानसरोवर झील से निकलती है, और ये तिब्बत होते हुए अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है, नामचा बर्मा के पास से यू टर्न होते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और फिर यहाँ से असम में आती है। असम में क्या करती है, अधिक मात्रा में बाढ़ लाती है। क्यों, ये क्या है, अधिक ऊंचाई पे स्थित है, अपने साथ बहुत अधिक मात्रा में गाद लाता है, और यहाँ पे क्या करता है, निक्षेपण कर देता है। तो क्या, अवरोधक बन जाता है, और फिर क्या, दूसरी जगह से बहने लगता है, जिसके कारण क्या, अधिक मात्रा में बाढ़ उत्पन्न होता है। और यहाँ पे माजुली द्वीप जो बनता है, ये असम में ही माजुली द्वीप का निर्माण करता है। ठीक, इसीलिए यहाँ पे अधिक मात्रा में बाढ़ आता है। ठीक,
जैसे यहाँ पे फिर जैसे देखो चिल्का झील क्या है, पुलिकट झील क्या है, पुलिकट झील कहाँ है, क्या नहीं कहाँ है, और फिर इधर देखना तापी नदी आकर के कहाँ पे गिरती है, नर्मदा नदी। और दूसरी क्वेश्चन देखो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। जितनी भी नदियाँ देखोगे पश्चिम से क्या है, पूर्व की तरफ आकर के गिरती है, यानी कि बे ऑफ बंगाल में गिरती है। लेकिन नर्मदा और तापी जो है क्या है, वो पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है। क्यों, ऐसा क्यों, यानी कि जबकि क्या है, यानी कि हम लोग पिछले भी क्लास में पढ़े थे क्या, कि पश्चिमी घाट अधिक ऊंचा क्षेत्र है और ये इधर पूर्व की तरफ आते हैं तो क्या इसकी ऊंचाई कम होती जाता है। तो जब ऊंचाई पश्चिमी घाट मतलब पश्चिम की तरफ अधिक है तो क्या है, ये पश्चिमी यानी कि नर्मदा और तापी पश्चिम की तरफ क्यों बहती है, पश्चिम की तरफ क्यों बहती है। एक देखो इसका रीज़न क्या है कि ये भ्रंश घाटी से होकर के गुजरती है। भ्रंश घाटी कहने का मतलब क्या, इधर भी क्या है, इधर की भी क्षेत्र ऊंचा है, इधर का क्षेत्र ऊंचा है, बीच का क्या गड्ढा है। ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि क्या ये उत्तरी मैदान का जो निर्माण हुआ है किससे हुआ है, ये हिमालय से नदियाँ आकर के अपने साथ जो गाद लाती है वो कहाँ पर निक्षेप कर रही थी, ये उत्तरी मैदान में। और प्रायद्वीपीय नदियाँ भी जा करके कहाँ पर निक्षेप कर रही थी, इस क्षेत्र में निक्षेप कर रही थी। तो इस क्षेत्र में निक्षेप कर रही थी तो क्या इसका निर्माण हुआ, तो ये अधिक ऊंचा रह गया, ये अधिक ऊंचा, और बीच में क्या हो गया, भ्रंश घाटी है। तो भ्रंश घाटी से ये होकर के नदियाँ गुजरती है और कहाँ जाती है, अरब सागर में आकर के गिरती है। यही इसका मेन रीज़न है। और बाकी जितने भी सारी नदियाँ हैं पश्चिमी घाट से जितने भी निकलती, पश्चिमी घाट की तरफ से निकलती है, सारी आकर के कहाँ गिरती है, वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कुछ नदियाँ हैं जैसे पेरियार नदी है, ये सब आकर के कहाँ पे गिरती है, अरब सागर में आकर के गिरती है। क्यों, क्योंकि ये पश्चिमी घाट की पश्चिम साइड से निकलती है, ना कि पूर्व साइड से। यही इसका रीज़न है। बाकी सारी चीज़ जो भी मैप में और बाकी है, गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ पे है, किस राज्य में स्थित है, ये सब के बारे में जानकारी सब ये आप लोग का काम है कि करना है। देखो क्वालिफाई करना है तो मेहनत करना पड़ेगा यार, बिना मेहनत किए हुए कुछ नहीं होगा। देखो हिमालय की नदियों के बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन से, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र, मेनली 3 बड़ी नदियाँ हैं। सिंधु नदी तंत्र में क्या है, सिंधु नदी का उद्गम का मानसरोवर झील से होता है, ये तिब्बत में स्थित है। ठीक, ये लद्दाख बजास्कर श्रेणी के मध्य से होकर के गुजरता है, जो हम लोग मैप में देख रहे थे, बताए थे। ये पश्चिम की ओर बहते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाता है। सहायक नदी में कौन कौन सा है, जास्कर, नुब्रा, शोक, हुंजा और ये भी क्या है, ये उसका सहायक नदी है। सतलुज, चेनाब, रावी, झेलम, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछा जा सकता है। क्या उत्तर से दक्षिण में दे देगा कि कौन कौन सी नदियाँ उत्तर से, मतलब कि कौन उत्तर से दक्षिण में इसे क्रमबद्ध सरियाई है। इसे आप देख लेना, कर लेना, मैप एटलस खोलना, उसमें सारा दिया हुआ है, उसे आप कर लेना। इसकी लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर। अरब सागर में जाकर के क्या होती है, विसर्जित करती है, यानी कि जाकर के मिलती है। ये हो गया सिंधु नदी तंत्र। और दूसरा है गंगा नदी तंत्र में, गंगा नदी भागीरथी प्लस अलकनंदा से मिलकर के बनी है गंगा नदी। और ये गंगोत्री हिमानी, भागीरथी जो निकलती है गंगोत्री हिमानी से, और अलकनंदा निकलती है बद्रीनाथ से, और दोनों आकर के कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में। और देवप्रयाग से ही क्या गंगा नदी का नाम पड़ता है। उसके पहले ये एक शाखाएं भागीरथी कहलाती थी और एक अलकनंदा कहलाती थी। ठीक, हरिद्वार में मैदानों में प्रवेश करता है। ये भी पूछा जा सकता है कि गंगा नदी सबसे पहले मैदान में कहाँ प्रवेश करता है, तो हरिद्वार में। ठीक, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और जो बाईं तरफ से आकर के मिलती है, कौन कौन सी, कोसी, गंडक, घाघरा और सरदा। दाएं तरफ से यमुना और जो यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। और दूसरा है एक सोन नदी भी क्या है, दाएं नदी से आकर के, उस सोन के बारे में अच्छा प्रायद्वीपीय में यहाँ पे लिखा हुआ। सोन नदी भी क्या है, दाएं तरफ से आकर के मिलती है। यमुना आकर के मिलती है कहाँ पे, इलाहाबाद में। और सोन नदी आकर के मिलता है कहाँ, पटना के पास, पटना और ये आरा के बीच में सोन नदी आकर के मिलती है। कोसी कुर्सेला में मिलती है, पटना से आगे बढ़ेगा तो कुर्सेला, गंडक, घाघरा और सरदा भी आकर के बाएं तरफ से मिलते हैं। प्रायद्वीपीय में कौन कौन सा है, ये चंबल, बेतवा, जो कि क्या है, यमुना की सहायक नदी है। सोन क्या है, गंगा की सहायक नदी, ये भी इंपॉर्टेंट नदी है। चंबल के बारे में सुना है, चंबल क्या किस लिए ये प्रसिद्ध है, चंबल घाटी क्या बड़े बड़े टीले का निर्माण करता है, बड़े बड़े टीले का निर्माण करता है, जो कि वहाँ पे डाकुओं का अड्डा या गढ़ कहा जाता था। ये मध्य प्रदेश में बहती है चंबल, जो कि फूलन देवी के नाम आपने सुना होगा। तो फूलन देवी जाकर के कहाँ पे रहती थी, ये चंबल नदी घाटी में जाकर के छिपा हुआ था। और चंबल के डाकू के बारे में तो ऐसे भी सुना होगा, वीरप्पन के नाम से शायद हाँ, वीरप्पन भी क्या, ये चंबल में जो छुपा हुआ रहता था।
ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र ये मानसरोवर झील से ये भी निकलती है और पूरब से निकलकर ये सांगपो नदी मतलब कि सांगपो नदी के नाम से जाना जाती है और नामचा बरुआ शिखर के पास यू टर्न लेकर के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है तथा इसमें दिबांग, लोहित, किन्नुला आदि सहायक नदी है। कौन कौन से सहायक नदी है? दिबांग 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा की, ऐसे ब्रह्मपुत्रा को अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा नाम से नहीं जाना जाता है, वहाँ पे कौन सा दिहांग के नाम से जाना जाता है। ठीक, यह ब्रह्मपुत्रा ये ब्रह्मपुत्रा नाम इसका असम में आकर के पड़ता है, ब्रह्मपुत्रा के नाम से कहलाने लगता है। ठीक, तो इसकी सहायक लोहित, किन्नुला आदि सहायक नदियाँ हैं। नदियों का जाल मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण करता है। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि क्या ये सब आकर के मिलकर के असम में ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण करता है। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा अपर्दन व सिल्ट के अधिक निक्षेपण के कारण मार्ग परिवर्तन व बाढ़ का कारण बनता है। अभी हम लोग पढ़े मतलब कि देख रहे थे मैप के पास कि क्या यहाँ पे बाढ़ का निर्माण कैसे होता है। तो यहाँ पे सिल्ट अधिक मात्रा में लाता है और क्या करता है, निक्षेपण कर देता है, जिससे क्या होता है, मार्ग में परिवर्तन यानी कि अवरोधक हो जाता है और मार्ग परिवर्तन कर देता है। अब प्रायद्वीपीय नदियाँ देख लेते हैं। हिमालय नदियाँ हम लोग देख ले। प्रायद्वीपीय नदी में सबसे पहले नर्मदा, द्रोणी देखते हैं। इसका उद्गम कहाँ है? अमरकंटक पहाड़ी पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल बोल रहे, ये मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी पश्चिम की और भ्रंश घाटी में बहुत बहते हुए जबलपुर के निकट संगमरमर से बहती हुई धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करता है। ये यूट्यूब पे देखना, ये धुआंधार जलप्रपात को सर्च करना, बहुत ही रोमांचक, बहुत ही मतलब कि देखने यूनिक। यहाँ पे इसको देखोगा तो मतलब कि लगेगा कि दूध की नदी बह रही है। ये इतना मतलब कि सफ़ेद यानी कि ये संगमरमर सेल से निकलती जाती है, तो क्या अपने साथ जो उसका सिल्ट होता है लेकर के जाती है, तो उसे क्या वाइट दिखता है। जलप्रपात का निर्माण करते हुए खंभात की खाड़ी में अरब सागर में गिर जाती है और एस्चुरी का निर्माण करते हैं। एस्चुरी हमने देखा था, क्या एस्चुरी कैसा होता है, ये कि जैसे क्या है, ये क्या है, भूमि है और ये क्या है, ये यानी कि क्या, समुद्र है और समुद्र की पानी जो है क्या इधर मिल जाता है, यानी कि इसको काट देता है, भूमि को काट करके अंदर प्रवेश कर जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, एस्चुरी। नहीं समझ में आया होगा तो इसे आप यूट्यूब पे सर्च करना और उसके बाद देख लेना, या फिर गूगल पे सर्च करना, इसका कुछ मैप है, या फिर 11th का उसमें डिटेल में दिया गया है, उसमें जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम फिर से समझाने का कोशिश करेंगे। तापी नदी द्रोणी, इसका उद्गम कहाँ है, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, बैतूल जिला, सतपुरा पहाड़ी भी कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में है। ये नर्मदा के समानांतर भ्रंश घाटी में बहती है, नर्मदा के समानांतर भी भ्रंश घाटी में बहती है। हम लोग देखे थे मैप में, जैसे कि क्या मैप में पर फिर देख लेते हैं। नर्मदा ये बह रहा है और ये क्या, तापी बह रही है, ये क्या, दोनों समानांतर बह रही है। ठीक, भ्रंश घाटी में बहती है। अरब सागर व पश्चिम घाट के मध्य पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियाँ माही, भरतपूजा और पेरियार। देखो कि पश्चिम की तरफ बहने वाली और कौन कौन सी, माही है, भरतपूजा है और पेरियार है, ये प्रमुख नदी है। गोदावरी, द्रोणी के बारे में, ये इसकी लंबाई कितना है, 1500 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। ये महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट से निकलती है। महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है और कहाँ, बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती है। आबाद क्षेत्र कौन कौन सा है, महाराष्ट्र, एमपी यानी मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इसकी सहायक नदियाँ कौन सा है, पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजारा, पेनगंगा। ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखना है, पूछा जा सकता है, पूछा जाता है कि गोदावरी की सहायक नदी कौन कौन सी है, अपवाह क्षेत्र कौन कौन सा है, ये सब पूछा जा सकता है, ये सब ध्यान देना। इतना हम लोग भी मतलब कि मैंने भी इसीलिए नोट्स में डिटेल में जहाँ जहाँ पे लगा कि ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसको हम वहाँ पे डिटेल करने का बहुत कोशिश किए हैं और डाले। महानदी द्रोणी, उद्गम स्थान कहाँ है, छत्तीसगढ़ के उच्च भूमि से। आभा तंत्र कहाँ है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। देखो एक बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, तेल और जोग नदी, वो इसमें नहीं दिया गया था, तेल और जोग नदी किसकी सहायक नदी है, तो महानदी का, ये महानदी का तेल और जोग नदी।
ये भी ध्यान देना। आप अगर जो बीपीएससी का तैयारी या पीसीएस का तैयारी करते हो तो ये आप ऐड कर लेना। फिर कभी यूपीएससी में कुछ ऐसे, यूपीएससी में इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए हम लोग इसमें नहीं डालने, नहीं डाला। देखो आगे बढ़ते हैं। कृष्णा द्रोणी उद्गम यह पश्चिमी घाट का महाबलेश्वर के निकट से निकलती है। सहायक नदियाँ कौन कौन से? तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा और मूसी भीमा। ये सब क्या है? कृष्णा की सहायक नदियाँ। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, श्रृंखला से, और पश्चिमी घाट की तरफ, पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी से निकलती है। सहायक नदियों में कौन कौन सी? अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी। शिव समुद्रम जलप्रपात यहीं पे है। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कहाँ है? कावेरी नदी पे है। पूर्व की ओर बहने वाली अन्य नदियाँ कौन कौन से? दामोदर, ब्राह्मणी, बैतरणी और स्वर्णरेखा। ये पूर्व की ओर बहने वाली ये सब इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं। देखो प्रमुख जिले 2018 में भी एक क्वेश्चन पूछे गए थे, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। 2018 में, हाँ 2018 में भी पूछे गए थे। इनमें से प्राकृतिक झील कौन सा? तो एक दे दिया था भीमताल और बाकी 3 और अदर अलग ऑप्शन दे दिया था। तो ये सब क्वेश्चंस इसी टाइप के पूछे जाएंगे। जब तक कि आप लोग मैपिंग नहीं करोगे, आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ोगे, तब तक संभव नहीं है। इसके लिए आपको अगर जो ज्योग्राफी पे कमांड करना है तो आप लोग को मैप पे कमांड होना चाहिए, प्लस एनसीईआरटी को रेगुलर बेसिस पे सारा जितने भी मतलब कि हम लोग आज देख रहे थे क्वेश्चन, लगभग क्या है एनसीईआरटी से या फिर एनसीईआरटी के मैप से ही क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि ये सब जितने भी नदियाँ हैं या फिर झीलें हैं, कहाँ पे देखो मैप में सारा दिया हुआ है। मैप में सारा दिया हुआ है, जितने भी सारा जो दिया है वो क्या है? मैप में दिया हुआ है। और इसे आप या फिर इसे आप अच्छे से समझने के लिए आपको बताया गया है कि क्या, आप एक एटलस लो और उस पर मैपिंग करो। बिना मेहनत किए हुए कुछ नहीं होगा, मेहनत करो। देखो लेगुन झील, देखो लेगुन झील पहले क्या होता है? जैसे कि क्या, ये भूमि है, ये समुद्र है। तो समुद्र है तो इधर से नदियाँ आ रही है, तो नदियाँ आ रही है तो यहाँ क्या है? यहाँ तक समुद्र है। तो अपने साथ जो गाद लाती है और यहाँ पे क्या करती है? निक्षेप कर देती है। तो निक्षेप कर देती है तो यहाँ पे क्या हो जाता है? इस टाइप का बन जाता है, और ये समुद्र की पानी है इसमें जमा हो जाता है। इसके द्वारा जो बना हुआ झील जो है उसी को लैगून झील बोला जाता है। ठीक, लैगून झील कहाँ है? लैगून झील का कोलेरू आंध्र प्रदेश में है, ये उड़ीसा में है, चिल्का उड़ीसा में है, पुलिकाट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। आंतरिक लवणीय झील, ये सांभर जो राजस्थान में है, ये आंतरिक लवणीय झील। ये देखो राजस्थान में लवणीय झील क्यों है? क्योंकि ये क्या है, जो नदियाँ लूनी नदी जो आती है और क्या हो जाती है, राजस्थान में ही विलुप्त हो जाती है। तो वो अपने साथ जो भी साल्ट लाता है और क्या करता है, कहाँ पे निक्षेप कर देता है? वो झील में निक्षेप कर देता है, जिससे क्या हो, वो जो जल हो गया वो क्या होता है? खारा आ जाता है। इसीलिए क्या, लवणीय झील का निर्माण होता है। सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में। आंतरिक लवणीय झील एकमात्र लवणीय झील है, मतलब कि बड़ी नदी लवणीय झील कहाँ है? सांभर, जो राजस्थान में है। मीठे पानी की झील डल झील, बुलर झील जम्मू कश्मीर में है, लोकटक मणिपुर में है, और प्राकृतिक झील जो है वो भीमताल नैनीताल उत्तराखंड में है, और बड़ा पानी जो है मेघालय में है। अब बांध निर्माण से जो निर्मित झील है वो कौन सा है? वो गुरु गोविंद पंत सागर, जो भाखड़ा नंगल पे बना हो, भाखड़ा नंबर के बांध से जो निर्मित जो झील है वो क्या है? गुरु गोविंद पंत सागर है। वो कहाँ है? पंजाब के बॉर्डर पे, पंजाब के बॉर्डर पे। देखो इसमें देखो, बुलर झील कहाँ है? लद्दाख में। डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। नहीं, दोनों कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। भीमताल झील और ये भीमताल नैनीताल कहाँ है? ये देखो उत्तराखंड में है। सांभर झील राजस्थान में है। बड़ा पानी मेघालय में है। लोकटक झील मणिपुर में है। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। और कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। पुलिकाट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। और केरला में मस्टमुटी है, और कर्नाटका में वेम्बनाड डाल है। ठीक, ये सब हम लोग आज जो हाँ देखो, एक बॉक्सेज जो दिया हुआ था इसे आप देख लेते हैं। देश में नदी सफाई कार्यक्रम का आरंभ कब किया गया था? 1985 में ही गंगा में एक्शन प्लान के साथ आरंभ हुआ था, जो वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया था। ये आप अच्छी से इसे पढ़ लेना, इससे क्वेश्चन MCQ में पूछे जा सकते हैं।
आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर करो, और दोस्तों को भी टेलीग्राम चैनल पे जोड़ने का कोशिश करो। देखो इतना मेहनत से हम लोग मैप ये PDF बनाते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि हिंदी माध्यम में कंटेंट की कमी है, तो जितने भी हिंदी माध्यम के एस्पिरेंट हैं उसको ये पहुँचे, तो आप उससे मदद करो, ना कि हमें उन लोगों को मदद करने का कोशिश करो। तो दोस्तों को भी शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलो। थैंक यू वेरी मच।